दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। ये डायलॉग आपने 90 के दशक की शाहरुख खान की चर्चित फिल्म बाजीगर में सुना होगा। लेकिन बिहार की सियासत में ये डायलॉग पिछले काफी दिनों से चर्चा में है। और चर्चा में होने का कारण यह है कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों में बिहार से जनता परिवार की सियासत को खत्म करने का जो बीड़ा भारतीय जनता पार्टी ने उठा रखा है, कांग्रेस मुक्त भारत से लेकर 2022 में पटना में जेपी नड्डा के उस बयान जिसमें उन्होंने क्षेत्रीय दल मुक्त भारत का जिक्र किया था, बावजूद इसके पटना में, बिहार में जनता परिवार के राजनीतिक दलों का खात्मा क्यों नहीं हो पा रहा है। अब उसके पीछे का नया खेल देखकर कम से कम मोदी साहब तो जरूर सर पकड़ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी का पूरा गणित उल्टा होता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। और इन सब के बीच यदि एक लाइन में इन परिस्थितियों को डिकोड किया जाए तो सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी के साथ फिर से बड़ा खेला हो गया है। दरअसल राजद और जदयू के बीच अंदर खाने एक बड़ी डील हो जाने की चर्चा काफी तेज है। और वो बड़ी डील किस रूप में राजद और जदयू के बीच में है, उसे जानने के बाद कई लोगों को यह लगेगा कि आखिर नीतीश कुमार और लालू यादव, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार आखिर अलग अलग क्यों नहीं सोचते हैं। आखिर तेजस्वी यादव ने विधानसभा में ये बात क्यों कही थी कि जब नीतीश कुमार को उनकी जरूरत होगी, उनका भतीजा उनके लिए खड़े होने के लिए तैयार है। ये बातें जब कही थी तेजस्वी यादव ने, तो क्या भारतीय जनता पार्टी से डिकोड नहीं कर पाई थी। और अब जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि आने वाले वक्त में बिहार की सियासत में चाहे कुछ भी हो जाए, जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के चंगुल से बिहार की राजनीति को निकालकर बीजेपी जो अपना मुख्यमंत्री बनाने की कोशिशों में लगी हुई है, उन कोशिशों पर अगले 5 साल के लिए फिर तो पलीता नहीं लग गया। दरअसल जिस डील की चर्चा है, उस डील की चर्चा को डिकोड करने के पहले सबसे पहले यह जान लेना जरूरी है कि बिहार की विधानसभा में कितनी सीटें हैं। बिहार की विधानसभा में 243 सीटें हैं। और इन 243 सीटों में बहुमत का आंकड़ा 122 सीटों पर बनता है। यानी जिस दल या गठबंधन के पास 122 का आंकड़ा है, वो बिहार में अपनी सरकार बना सकता है। लेकिन इसी 122 के आंकड़े को बिना नीतीश कुमार के भारतीय जनता पार्टी छोटे सहयोगी दलों के साथ हासिल करने की फिराक में जो लगी हुई है, उसके बाद अब तो यह साफ हो चला है। और जिस तरह की खबरें सूत्रों के हवाले से आ रही है, उसके बाद तो यह करीब करीब साफ हो चला है कि लालू यादव और नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार इस बात पर एकमत है कि बिहार को महाराष्ट्र नहीं बनने देंगे। और बिहार को महाराष्ट्र नहीं बनने देंगे तो इसके लिए डील कौन सी हुई है। तो जिस डील की चर्चा चारों तरफ चल रही है, उस डील पर यदि नजर डालें तो एक बात साफ दिखाई देती है कि जदयू और राजद हर हाल में बिहार विधानसभा की 122 सीटें भले ही अलग अलग गठबंधन में लड़े, लेकिन जदयू और राजद कुल मिलाकर 122 की सीटें जीते, कम से कम 122 सीटें जीते। इसकी बिसात अलग अलग गठबंधन में रहते हुए ही दोनों दलों ने तय कर ली। और जो बिसात तय हुई है, उस बिसात की पहली कड़ी ये है कि जेडीयू और आरजेडी ये कोशिश में लगी हुई है कि लगभग 95 सीटें दोनों आमने सामने लड़े। यानी जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के तीर निशान और लालटेन निशान वाले कैंडिडेट 95 सीटों पर आमने सामने हो। अब 95 में प्लस माइनस 2-3 हो सकता है, लेकिन एक टेंटेटिव नंबर 95 का बताया जा रहा है, जिसमें जदयू और राजद आमने सामने लड़ना चाहते हैं। अब जदयू और राजद 95 सीटों पर आमने सामने लड़ना चाहते हैं, तो इसके पीछे का मकसद क्या है। इसके पीछे का मकसद यह है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये 95 सीटों तो हर हालत में जेडीयू या आरजेडी ही जीतेगी। और आसान शब्दों में कहें तो यदि क्रिकेट का ही उदाहरण दे, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जब कोई मैच होगा, तो या तो भारत जीतेगा या ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। अब उसमें न्यूजीलैंड तो जीत नहीं जाएगा, साउथ अफ्रीका तो जीत नहीं जाएगा। वही स्थिति है कि 95 सीटें लगभग जेडीयू और आरजेडी आमने सामने लड़े, ताकि बिहार में 122 के आंकड़े तक ये दोनों पार्टियां आसानी से पहुंच जाए। पिछले विधानसभा चुनाव में जिसमें चिराग पासवान की पार्टी अलग लड़ी थी, टारगेटेड तरीके से जेडीयू के खिलाफ लड़ी थी, उस चुनाव में भी
तमाम कोशिशों के बावजूद जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल 118 सीटों तक पहुंच गए थे और लेफ्ट पार्टियों और कांग्रेस की सीटों को मिलाकर के इनका आंकड़ा 150 के पार चला जाता था। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्लान, ये प्लान कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बिहार में चुनाव के बाद बना ले, वो एक झटके में सैबोटाज हो गया था। और इस बार यही कोशिशें हैं कि यह संख्या 118 से ऊपर जाए। अब परिस्थिति यह है कि पिछले चुनाव के का जिक्र यदि हम करें तो पिछले चुनाव में जनता दल यूनाइटेड को चिराग मॉडल की वजह से 43 सीटें मिली। राष्ट्रीय जनता दल को जो चिराग मॉडल की बेनिफिशियरी भी थी उसे 75 सीटें मिली और इन दोनों का आंकड़ा अलग अलग गठबंधन में रहने के बावजूद 118 तक पहुंच गया था। पिछले चुनाव के ही उदाहरण को यदि हम सामने रखें तो राष्ट्रीय जनता दल 144 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, वो महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ी थी। वहीं जनता दल यूनाइटेड पिछले विधानसभा चुनाव में यानी 2020 में 115 सीटों पर लड़कर 43 पर सिमट गई थी। इस बार जो परिस्थितियां बन रही है उन परिस्थितियों में राजद के बारे में कहा जा रहा है कि लगभग 150 सीटें वो खुद लड़ेगी। जनता दल यूनाइटेड के बारे में चर्चा है कि 105 से 110 के बीच में वो सीटें लड़ सकती है। और याद रखिए 105 से 110 के बीच में यदि जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ती है और उनमें से 95 के आसपास सीटें वो राजद के खिलाफ लड़ती है तो इसका सीधा मतलब हुआ कि जनता दल यूनाइटेड कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के खिलाफ सिर्फ 12-14 सीटें ही लड़ेगी। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इतनी ही लड़ेगी। और इसके अलावा 12-14 जो जनता दल यूनाइटेड के लोग कांग्रेस या लेफ्ट के खिलाफ लड़ेंगे या राष्ट्रीय जनता दल के लोग उनके कैंडिडेट जो 50-55 सीटें जेडीयू के अलावा अन्य सीटों पर लड़ेंगे, यानी कुल मिलाकर राजद जदयू की सीटें यदि आमने सामने के कैंडिडेट 95 होते हैं तो ये 95 सीटें तो सुरक्षित हो गई दोनों पार्टियों के लिए। बची हुई 60 सीटों के करीब जिसमें कहीं राजद तो कहीं जदयू चुनाव लड़ेगी, वो 60 सीटों में कम से कम इन लोगों की कोशिशें हैं कि 30 सीटें जरूर जीत लें। तो अब जो परिस्थिति है इसमें भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से चकरघिन्नी खाने की स्थिति में। महाराष्ट्र का उदाहरण सबने देखा कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने तकरीबन 150 सीटें लड़ी, बहुमत के आंकड़े वाली सीटें खुद लड़ी और बहुमत के आंकड़े से थोड़ी ही पीछे छूटी 132 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में बहुमत के 145 के आंकड़े से थोड़ा पीछे रहते हुए जीत ली थी। बिहार में भी बीजेपी की कोशिश है कि 98 से 100 के बीच सीटें लड़े और कम से कम 80 सीटें जीते। अब सवाल ये उठता है कि 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी तभी जीतेगी जब कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां उन्हें जीतने देंगी तभी तो, या राष्ट्रीय जनता दल के बचे हुए कैंडिडेट जो जेडीयू के खिलाफ नहीं लड़ेंगे वो जीतने देंगे तभी तो। इसलिए मैंने कहा कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। बिहार में पिछले चुनाव में नीतीश कुमार को चूका हुआ मान लिया गया था, लेकिन जब लोकसभा चुनाव हुए तो जनता दल यूनाइटेड सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ बिहार में वापसी करते हुए दिखाई दी। वहीं अब जब छोटा चुनाव सामने है, सीटों की संख्या बहुत छोटी हो गई है, विधानसभा की सीटें हैं, एक लोकसभा सीटों में तकरीबन 6 विधानसभा सीटें आती है, तो इन 243 सीटों पर फिर कोई चिराग मॉडल ना हो जाए, इसके लिए जेडीयू ने भी तू डाल डाल में पात पात वाली राजनीति की तरफ कदम बढ़ा दिया है। पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव पर नजर डाले तो जेडीयू और आरजेडी जिनके बारे में चर्चा है कि लगभग 95 सीटें इस बार आमने सामने लड़ सकती है और अंदर खाने उनकी डील भी हो चुकने की बात कही जा रही है, यही गठबंधन पिछली बार लगभग 80 सीटों पर आमने सामने था। और लगभग 80 सीटों पर जब यह गठबंधन आमने सामने था तब भी लगभग उनसे 38 सीटें ज्यादा यानी 118 जीत चुका था। अब इनकी स्ट्रेटजी है कि जब ये 95 सीटें आसपास लड़ेंगे तो इन 95 के अलावा बहुमत के लिए सिर्फ 27 सीटों की ही तो दरकार होंगी और ये 27 तो ये फिर आसानी से खुद जीत लेंगे। इसके अलावा लेफ्ट कांग्रेस के लोग भी जीत के आ जाएंगे। तो ये जो गणित बिहार में चल रहा है, इस गणित में निश्चित तौर पर अमित शाह की चाणक्य नीति भी फेल होती हुई दिखाई देती है। भारतीय जनता पार्टी और संघ का सोशल इंजीनियरिंग भी फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है और इस गणित की चर्चा तब बहुत तेज हो गई है जब बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिवान की धरती पर, जी हां, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती पर 20 जून को आने वाले हैं। तो 20 जून के पहले क्या नीतीश कुमार ने बिसात बिछा दी है? और इस बिसात के पीछे नीतीश कुमार का गणित क्या है? तो बड़ी साफ सी गणित है
कि बिहार का मुख्यमंत्री पद भारतीय जनता पार्टी के पास न चला जाए और बिहार का मुख्यमंत्री पद बीजेपी के पास न चला जाए। इसमें नीतीश कुमार के साथ साथ राजद की भी सहमति है और भाजपा और लेफ्ट पार्टियों और माले की भी सहमति है कि चाहे कुछ हो जाए, किसी को बनाना पड़े, मुख्यमंत्री कोई भी रहे, लेकिन मुख्यमंत्री का पद बीजेपी के पास नहीं जाना चाहिए। और बीजेपी के पास नहीं जाए, इसके लिए जेडीयू एक खुला अलायंस तो बीजेपी के साथ कर रही है, लेकिन अंदर खाने एक डील की खबरें आ रही है जो राष्ट्रीय जनता दल के साथ है कि चित भी मेरी पट भी मेरी। यानी पिछली बार राजद के पास 75 सीटें थी, तो जेडीयू भले ही डाउन हो गई थी, इसके बावजूद बहुमत के आंकड़े तक तो वो थे। इस बार में इनकी कोशिशें हैं कि जेडीयू या आरजेडी में कोई एक डाउन होगा तो कोई एक ऊपर होगा। दोनों ही परिस्थितियों में 122 के आंकड़े के आसपास पहुंचा जाए या उसको पार कर लिया जाए। वैसे भी बिहार विधानसभा के गणित को पिछले 5 चुनाव में देखें तो जेडीयू और आरजेडी की साझा ताकत, चाहे वो साथ में लड़े हो या एक दूसरे के विरोध के गठबंधन में लड़े हो, दोनों ही परिस्थितियों में जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल, जो पुराने जनता दल परिवार की दो शाखाएं हैं, इनकी साझा ताकत 118 से 151 सीटों के बीच झूलती रही है। सिलसिलेवार ढंग से यदि इसकी चर्चा करें तो 2005 के पहले चुनाव को देखें तो 2005 के पहले चुनाव में इन दोनों पार्टियों को मिलाकर 130 सीटें मिली थी। जेडीयू को 55 सीटें और राजद को 75 सीटें। 2010 के दूसरे चुनाव की बात करें तो जनता दल यूनाइटेड को 88 और राष्ट्रीय जनता दल को 54 सीटें मिली। 2010 के चुनाव की बात करें, 2005 के दूसरे चुनाव में आंकड़ा 142 तक था, 88 और 54। और 2010 के पहले चुनाव की 2010 वाले चुनाव की बात करें तो 2010 में यह आंकड़ा आमने सामने लड़ते हुए 115 और 22, तब राजद 22 पर सिमट गई थी, तब भी 137 सीट जीते थे। 2015 में साथ लड़े थे तो 71 और 80 यानी 151 तक पहुंच गए थे। और 2020 में चिराग मॉडल की वजह से इनका आंकड़ा 122 से थोड़ा ही नीचे आया, ज्यादा नीचे नहीं आ पाया, लिहाजा इनकी राजनीति और इनकी सरकार चलती रही। यही गुंजाइश बनाए रखने के लिए 95 के आसपास सीटों पर दोनों पार्टियां इस जुगत में लगी हुई है। कहा जा रहा है कि अंदर खाने डील हो चुकी है कि दोनों अपने अपने गठबंधन में सीट की शेयरिंग इस ढंग से करेंगे कि लगभग 95 सीटों पर लालटेन बनाम तीर निशान वाले कैंडिडेट यानी जेडीयू बनाम आरजेडी की लड़ाई होगी। और इस लड़ाई को यानी 95 के आसपास सीटें यदि जेडीयू और आरजेडी लड़ती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो तय है कि अपना मुख्यमंत्री बनाने का सपना अब उसे नए परिसीमन के बाद यानी जनगणना होगी, जाति जनगणना होगी, परिसीमन होगा, नए सिरे से पॉलिटिकल अलाइनमेंट होंगे। उन परिस्थितियों के लिए 2030 तक के लिए बीजेपी को अपने सपने को विसर्जित करना पड़ सकता है। तो जनता दल यूनाइटेड को कहां खत्म मान लिया गया था, राष्ट्रीय जनता दल को कहां सिर्फ विपक्ष में बैठने वाली पार्टी मान लिया गया था। लेकिन बिहार की सियासत को करीब से जानने वाले लोग इस बात को कहते हैं कि जैसे राजस्थान में जब तक वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत चलता रहा 25 सालों तक, 98 से 2023 तक, तो उन दोनों में से कभी कोई विपक्ष में व्यवहारिक तौर पर नहीं रहा। दोनों हमेशा सत्ता में रहे, भले ही मुख्यमंत्री कोई भी रहा हो। यही स्थिति बिहार के बारे में कही जाती है कि बिहार में भले ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर रहे हो, भले ही लालू यादव के साथ गठबंधन में रहे हो या उनके विरोध में रहे हो, लालू यादव बिहार की सत्ता और सियासत से व्यवहारिक तौर पर कभी बाहर नहीं रहे। और बाहर इसलिए नहीं रहे क्योंकि दोनों के बीच जो सामंजस्य की राजनीति थी उसने कमंडल को बिहार में घुसने के लिए एक बैरियर सा जो लगा रखा है, उस बैरियर का विस्तार अब अगले 5 सालों के लिए फिर से होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखते जाइए अंदर खाने की इस डील की जो चर्चा है, इस डील के बाद निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए अब संतोषम परम सुखम के सिवा बिहार में कोई और रास्ता भी है। और वैसे भी बीजेपी करे तो क्या करे, नीतीश कुमार को छोड़कर अकेले चुनाव लड़े तो संभावनाएं भी धूमिल होती है क्योंकि चेहरा नहीं है बीजेपी के पास। और नीतीश कुमार को छोड़ने के बाद 2014 के लोकसभा की तरह ट्रायंगुलर फाइट तो होनी नहीं है क्योंकि हाँ आरजेडी और इंडिया अलायंस उन्हें हाथों हाथ अपने साथ लेने के लिए तैयार है। तो बीजेपी की स्थिति यही है कि या तो नीतीश कुमार के साथ नीतीश कुमार को नेता मानते हुए ही चुनाव लड़े, भले ही घोषित करे या ना करे, या फिर विपक्ष में बैठने और 20-25 सीटें जीतने की इच्छा यदि हो
तो लालू यादव और नीतीश कुमार को खुला छोड़ दिया कि वो अलायंस खुलकर अलायंस कर ले। आज की जो परिस्थितियां हैं, आरजेडी और जेडीयू अलग अलग गठबंधन में एक दूसरे का मुकाबला करते हुए दिखेंगे, लेकिन लगभग 95 सीटें यानी 95 के आसपास सीटों पर दोनों आपस में एक दूसरे के सामने इस मानसिकता के साथ टकराएंगे कि चित भी मेरी पट भी मेरी मेरी, यानी इन 95 सीटों पर कोई तीसरा कैंडिडेट चुनाव नहीं जीत सकता, यही दोनों जीतेंगे। तो इस राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के हाथ तो नील बटा सन्नाटा ही लगना है। देखिए, नील बटा सन्नाटा की सियासत की बीजेपी अब तक बिहार में आदी रही है, आगे और कितने दिनों तक बीजेपी को इस तरह की सियासत से दो चार होना पड़ता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।